आपको कोई कमी नहीं दिखी। आज उन्होंने जब मना कर दिया कि आप टेलीविजन पर नहीं जाएं, आपको सारी कमियां, आपने इंटरव्यू नहीं लिया। कौन सी तंजीम कह रही है जी टीवी पे नहीं जाना चाहिए? झूठे कि हिम्मत ही नहीं होती कि हमको फोन करके बुला के बैठ तो जाए। मैं तो कितने बार चैलेंज किया हूं कि भाई हमको बैठाओ ना एक बार सामने, मैं भी तो तुम्हारे इस्लाम को समझना चाहता हूं कि कौन सा इस्लाम है। किस इस्लाम में यह है कि अगर किसी ने नबी के शान में गुस्ताखी की तो उसको औरंगाबाद के चौराहे पर फांसी देगा? यह इस्लाम में है क्या? अगर सऊदी अरब में भी यह हरकत होती तो कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता था। बादशाह को यह अख्तियार है, खलीफा को यह अख्तियार है। नहीं पहले इस्लाम के तरीके से क्यों चल रहे हैं आप? संविधान के तरीके से। अरे तो मैं कह रहा हूं पहले फांसी इसको दीजिए, एमआईएम के इम्तियाज जलील को। ये नहीं इस्लाम फतवा दीजिए कुफ्र का। इन्होंने तकरीर में कहा कि मैं औरंगाबाद के चौराहे पर टांगा नुपुर शर्मा को आपको वीडियो दिखा दूं। ये हक फिर पर कितने सारे मामलों में वैसी को फांसी की मांग करते हैं लोग, क्या करेंगे आप? अरे भाई अब टर्म नहीं लीजिए, यानी आप यानी ब्राह्मण दारू पिए तो आप भी पीजिए, ब्राह्मण पूजा करे तो आप गलत की तुलना आप गलत से कर रहे हैं। अरे साहब ये आपका, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं टीवी से फैला की बात करिए आप। चलिए आप आ जाइए संविधान पर। संविधान में इसकी इजाजत है, संविधान में इसकी इजाजत है कि आप ठेस पहुंचाएं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे आप, मैं पहले अपनी सफाई टीवी की दे रहा हूँ ना। आप किस उद्देश्य से जाते हैं आप? मैं बताऊं, कोई भी मुसलमान दीन बचा नहीं सकता। कुरान टेलीविजन पर बात चल रही है, अभी आ रहा हूँ। आप सीधे से सवाल का जवाब। सीधे सवाल कैसे होगा? पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले पैंट खोल के चेक करवाना पड़ेगा ना मुसलमान है। उन्होंने आरएसएस की चड्डी है वहाँ। आप मुझे बताइए, उन्होंने अपना बयान दिया। हाँ, क्यों दिया? आप भी तो अपने उद्देश्य बताइए ना, जनता को रखिए सामने कि मैं इस उद्देश्य। मैं पहले जनता को पता ही नहीं कि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या, वो तो समझे मेरे पीर साहब उनकी दशा। सुनिए, तौकीर को तो पहचान लो पहले। आप टीवी में जाने वालों को जूता मारो, लेकिन पहले पीर को तो पहचानो जो दगा दे रहा आपको। वो पूरा है तो मैं उससे थोड़ा कम, वो ये तो नहीं चलता। हक नहीं हासिल है कि वो हम पर कोई उंगली उठाए। पहले वो अपनी बुराई दूर करे, फिर हमसे बात। जनता तो उठा सकती है ना, आप पर पूछ सकती है जिसकी आप बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए आप क्या उद्देश्य होता है आपका? हमारा उद्देश्य पैसा कमाना, माल कमाना, शोहरत कमाना। अब सबर आ गया आपको? तो इस चीज से खुश पहले ये आप बात रख रहे हैं, इस चीज से खुश हो जाएंगे आप? हमारे साथ गुलाम सरवर जी हैं। अक्सर आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते होंगे, शाम की हर एक डिबेट में अलग अलग चैनल्स पर ये नज़र आते हैं बात रखते हुए। शुरुआत इनसे करेंगे उसी सवाल के साथ जो अमूमन हर मुस्लिम समाज का जो तबका है वो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ये टोपी लगाकर दाढ़ी वाले जो लोग हैं वो टेलीविज़न पर क्यों बैठते हैं? इससे जो है देश का माहौल ख़राब होता है, इससे समाज में नफरत फैल रही है। जब आप टेलीविज़न पर जाओगे ही नहीं, किसी डिबेट का हिस्सा बनोगे ही नहीं, तो कोई हमें बदनाम भी नहीं करेगा। इन सारे आरोपों के साथ आज हमारे साथ सरवर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या वजह है। सरवर जी, पहला सवाल यही है, तमाम आरोप के बाद, मुस्लिम समाज समुदाय के बाद, तमाम तंजीमों के आरोप के बाद कि आप जो है टेलीविज़न पर ना जाएं, माहौल ख़राब है, उसके बावजूद भी आप बैठते हैं, क्या वजह है? नहीं, आपने तमाम तंजीमों की तरफ से कहा कि आरोप, तमाम तंजीमों के आरोप, तो ये तो गलत चीज़ है। तमाम तंजीमों की तरफ से कोई नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी किया। और भी है छोटी तंजीमें जो इसका विरोध करती है, भले ही उन्होंने जारी नहीं नहीं, जो विरोध करती है मैं पहले उसका बात कर लूँ। भारत में हो क्या रहा है कि जब जब तंजीमें फेल होती हैं तो वो अपने उस नाकामी को छुपाने का एक नया तरीक़ा ढूंढती हैं, यानी कि बली का बकरा ढूंढती हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असदुद्दीन ओवैसी मेंबर हैं, ये आपको पता होगा और मुल्क के लोगों को भी पता होना चाहिए, और कद्दावर मेंबर हैं। इतने पावरफुल मेंबर हैं कि मौलाना जो सलमान नदवी साहब हैं उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ओवैसी साहब ने जबरन निकलवाया। तब जब बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मौलाना सलमान नदवी साहब ने एक प्रस्ताव दिया था कि क्यों नहीं मिल बैठकर आपसी सौहार्द से कोर्ट के बाहर हम लोग इसका हल निकाल लें, बस इतना उनका बयान था। और ओवैसी साहब ने बाज़ाफ्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मौलाना सलमान नदवी को पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर कर दिया। तो ये तो समझ में बात आ गई कि वो पावरफुल मेंबर हैं, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी नहीं है लेकिन पावरफुल मेंबर है। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, कल्बे जव्वाद साहब भी बोर्ड के मेंबर हैं, और इस तरह से दिगर वो तमाम उलमा जो अलग से भी छोटी छोटी तंजीमें चलाते हैं
वो बोर्ड के मेंबर हैं। एक बात क्लियर हो गई। बोर्ड के मेंबर होने की हैसियत से एक शख्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता, अल्लाह उनको जन्नत दे, हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज अरशद कासमी मरहूम हो चुके हैं, इंतकाल हो गया। वो बोर्ड के मेंबर थे और बोर्ड खुद उनको भेजता था, ये पहले समझिए। और टीवी का माहौल सबसे पहले अगर किसी ने बिगाड़ा, यानी गाली गलौज और हाथापाई, आपको शायद होगा, व्यूवर को नहीं याद होगा तो वो क्लिप निकाल लीजिएगा, हमसे ले लीजिएगा, औरतों से हाथापाई, किसी और से नहीं, औरतों को मारना इस्लाम इसकी इजाज़त कहीं नहीं देता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से उनको उस वक्त, अब वो इंतकाल कर गए, मेरे अंदर से हिम्मत नहीं हो रही मैं कुछ बोलूं, लेकिन बोर्ड के मेंबर ने तब कोई बयान नहीं दिया, तब बोर्ड के सदर ने कोई बयान नहीं दिया, सेक्रेटरी ने बयान नहीं दिया, और यहां तक के निंदा भी नहीं किया। इसका मतलब क्या बोर्ड उस इस्लाम को मानता है जिसमें औरतों पर हाथ उठाया जाए? ये सवाल पहले नंबर पर रखिएगा। दूसरे जो उलमा जाते थे, सो कॉल्ड मौलाना, ठीक है, वो सब के सब तंजीम चलाते थे और सब के सब इन तंजीमों की चौपलूसी करते थे, जो आज भी कहीं ना कहीं नजर टीवी पर आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे उन लोगों की छुट्टी हो रही है, ये भी आप लोग देखते होंगे। वो सब बोर्ड के मेंबर थे, या फिर मेंबर नहीं थे तो बोर्ड में मीटिंगों में अलग से बुलाए जाते थे, ये मैं कह रहा हूं। एक मौलाना अब्दुल रहमान आबिद जो ओखला में ही रहते हैं, वो भी बोर्ड के मेंबर शायद हैं या नहीं, लेकिन बोर्ड की मीटिंगों में उन्हें बुलाया जाता था इस तरह से। और मैं नाम लेके फिर पर्सनल उधर नहीं जाना चाहता, मैं आ रहा हूं, लाइन पर आ रहा हूं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण मैं बात बोलने जा रहा हूं। ये आरोप अभी बोर्ड ने लगाया, और आपकी जुबान पर अगर यकीन किया जाए तो मुस्लिम दीगर तंजीमों ने भी लगाया कि टीवी पर जाने से मुल्क का माहौल खराब हो रहा है और इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है। चलिए, आपके इस आरोप को मैंने तस्लीम कर लिया, लेकिन तस्लीम करने से पहले आपको हकीकत जानना बहुत जरूरी है। अगर हकीकत नहीं जानेंगे, टीवी डिबेट कब शुरू हुआ, सबसे पहले टीवी बना कब, अब एक बात बताइए, आपने अभी एक सवाल तो सुन लीजिए। आपने कासमी जी का जिक्र किया, उस वक्त के मुकाबले और जो अभी जो माहौल चल रहा है अब कम हो गया है। मैं आ रहा हूँ, मौलाना तस्लीम रहमानी जिनका नाम ले रहे हैं, जो विवाद हुआ है, ये भी शायद मेंबर हैं। मैं शायद कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि बड़े चेहरे गिने जाते हैं। और एसडीपीआई में इनको विधानसभा और लोकसभा दोनों लड़ा दिया गया। और एसडीपीआई मीन्स पॉपुलर फ्रंट, एसडीपीआई मीन्स पीएफआई। बात समझिए, कौन सी तंजीम कह रही है जी टीवी पे नहीं जाना चाहिए? झूठे, पहले समझिए बात को। अब मैं बताना चाहता हूं डिबेट कब शुरू हुआ, जब तक नहीं समझिएगा तो बीमारी कैसे समझिएगा। टीवी पहले दूरदर्शन हुआ करता था, पहली बार 1997 में या 96 में एनडीटीवी शुरू हुआ। कौन सा टीवी? एनडीटीवी, ठीक है। और 1998 में स्टार न्यूज आया, और सन 2000 में आज तक आया। डिबेट कब शुरू हुआ? पहली बार। आज मुसलमान मुरीद किस चैनल का है पता आपको? एनडीटीवी का मुरीद है ना, रवीश कुमार का। एनडीटीवी देखना चाहिए। इस मुल्क में डिबेट सबसे पहले शुरू हुआ 4 फरवरी 2001 को, वो एनडीटीवी में हुआ। 4 फरवरी 2001 को पहली बार डिबेट बरखा दत्त ने उसको होस्ट किया, और उस डिबेट का नाम था वी द पीपल। अब समझिए, ये एक बात हो गई। और फिर 21 अक्टूबर 2001 को फिर दोबारा डिबेट हुआ, और उस का थीम रखा गया द वॉइस ऑफ मुस्लिम। हो गया ना मुस्लिम हिंदू शुरू उसी चैनल पर। फिर एनडीटीवी ने शुरू किया, तो 2001 में ये शुरू हुआ डिबेट। अब सवाल मेरा कि 1973 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, 1919 में जमीयत उलमा हिंद बनी। तो इससे पहले, आज़ादी से पहले पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा मामला हो जाएगा। 1950 के बाद संविधान जब बन गया भारत में, तब से लेकर और 2001 में पहला डिबेट हुआ है, तब तक भारत में जो दंगे हुए, जो फसाद हुए, जो कम्युनल टेंशन हुआ, जो राइट्स हुआ, जो लोग मारे गए, पीटे गए, उसका जिम्मेदार कौन?
मेरठ दंगा का जिम्मेदार कौन, मलियाना का कौन, हाशिमपुरा का कौन, मुरादाबाद का कौन, फिरोजाबाद का कौन, अलीगढ़ का कौन, रामपुर का कौन, कानपुर का कौन, भागलपुर का कौन, जमशेदपुर टाटा का कौन, बिहार शरीफ नालंदा का कौन, सीतामढ़ी का कौन, ये सारे दंगे जहां हुए हैं कॉमनल राइट, जहां लोग मारे गए उसका नाम बता रहा हूं, जहां नहीं मारे गए उसका नहीं मैं गिना रहा हूं। मुंबई 93 के दंगे का कौन, थाना भिवंडी में 68 के दंगे का जिम्मेदार कौन। जब 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनी तो 50 से 73 तक के बीच में 4 बड़े दंगे सिर्फ देश में हुए थे। 73 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनते ही दंगे का दौर शुरू होता है और 73 से 83 आते आते देश में 20 हजार मुसलमान मारे गए थे। नेल्ली नाम है आसाम में एक जगह जहां नरसंहार कर दिया गया मुसलमानों का, 10 हजार मुसलमान मारे गए, आग लगा दिए गए, जिलावतन कर दिए गए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी जिम्मेदारी पहले कबूल करे फिर फतवा जारी करे। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताए कि नेल्ली में नरसंहार हुआ तो तुम कहां थे, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत किसने बोई और क्यों कॉम्युनल टेंशन हो गया और क्यों प्यार प्रेम और मोहब्बत खत्म हुआ इस देश से। पहले पर्सनल लॉ बोर्ड को यह जवाब देना होगा। 1981 में बिहार शरीफ नालंदा में हुआ और 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुल गया, पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था, जवाब दे। 1986 में शिलान्यास हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड कहां था, जवाब दे। और 1992 में सत्यानाश हो गया, मस्जिद को दिन के उजाले में शहीद कर दिया गया, पर्सनल लॉ कहां था, जवाब दे। और 87 में भागलपुर दंगा हो गया, मेरठ मलियाना हाशिमपुरा हो गया। और हाशिमपुरा के बारे में बता दूं कि वो दृश्य भारत में अब तक नहीं हुआ, ट्रकों में भरकर मुसलमानों को लाकर हिंडन नदी में लाकर गोली मार दिया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनकी वो तमाम चापलूस तंजीमें कहां थी, वो जवाब दें पहले। ठीक है 2003 के बाद तो कोई दंगा ही नहीं बढ़ा है, गिना दो नाम एक। 2003 के बाद सिर्फ मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। 2000 और दिल्ली दंगे में तो को भी गिन लीजिए, हाँ दिल्ली को भी गिन लीजिए, नहीं चलिए दिल्ली को भी गिन लीजिए, 2 हुए। चलिए 2002 में गुजरात हुआ, तब टीवी डिबेट नहीं था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था। जो हर दिन हिंसा का माहौल हो रहा है, हर दिन पत्थरबाजी हो रही है, ये नहीं जहर समाज के बीच में जा रहा है, आप उस तक नहीं जाएंगे। अच्छा इस देश में और इस्लाम में दोनों जोड़ लेता हूं, हालांकि मुसलमान बहुत मासूम कौम है इस वक्त भारत का। इस मौलानाओं ने इस्लाम को समझाया नहीं, मुसलमानों ने इस्लाम को समझाया। अरे एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए एक मिनट। मौलाना की हिम्मत ही नहीं होती कि हमको फोन करके बुला के बैठ तो जाए। मैं तो कितने बार चैलेंज किया हूं कि भाई हमको बैठाओ ना एक बार सामने, मैं भी तो तुम्हारे इस्लाम को समझना चाहता हूं कि कौन सा इस्लाम है। किस इस्लाम में यह है कि अगर किसी ने नबी के शान में गुस्ताखी की तो उसको औरंगाबाद के चौराहे पर फांसी देगा, यह इस्लाम में है क्या? अगर सऊदी अरब में भी यह हरकत होती तो कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता था। बादशाह को यह अख्तियार है, खलीफा को यह अख्तियार है। नहीं इस्लाम के तरीके से क्यों चल रहे हैं आप, संविधान के तरीके से? अरे तो मैं कह रहा हूं पहले फांसी इसको दीजिए, एमआईएम के इम्तियाज जलील को। ये नहीं इस्लाम, फतवा दीजिए कुफ्र का। इन्होंने तकरीर में कहा कि मैं औरंगाबाद के चौराहे पर टांगा नुपुर शर्मा को आपको वीडियो दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं। पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताया कि जलील जो वहां के एमपी हैं एमआईएम के, वो मुस्लिम है या काफिर है, पहले तय करो। अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कौन सा इस्लाम पेश किया जिससे पूरे देश का हिंदू भड़क रहा है? तो टीवी से फैला ये माने दुश्मनी या एमआईएम की तकरीर से फैला? मांग उन्होंने अकेलों ने नहीं की है, ये भी आप याद रखिए। किसने किया है ये हक? फिर कितने सारे मामलों में वैसी को फांसी की मांग करते हैं लोग, क्या करेंगे आप? अरे भाई अब टर्म नहीं लीजिए, यानी आप यानी ब्राह्मण दारू पिए तो आप भी पीजिए, ब्राह्मण पूजा करे तो आप गलत की तुलना आप गलत से कर रहे हैं। अरे साहब ये आपका, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं टीवी से फैला की बात करिए आप। चलिए आप आ जाइए संविधान पर। संविधान में इसकी इजाजत है, संविधान में इसकी इजाजत है कि आप ठेस पहुंचाएं, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे मैं पहले अपनी सफाई टीवी की दे रहा हूँ ना। मैं टीवी लिया है ना नुपुर शर्मा को, नुपुर शर्मा को मैं नहीं लिया हूँ, नाम भी नहीं लिया, इम्तियाज जलील का नाम ले रहा हूँ। पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर हैं ओवैसी, इसलिए मैं ले रहा हूँ नाम। अगर वो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं होते ओवैसी और सर में कफन बांध के नहीं ड्रामा करते अभी देश में, तो देश का माहौल नहीं बिगड़ता। इस देश में जो भी माहौल बिगड़ा है पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े उन तमाम लोगों के गलत बयान से। महमूद मदनी ने कहा जिसको इस्लाम पसंद नहीं हो वो देश छोड़ दे। न तो ये इस्लामी लफ्ज है न संवैधानिक लफ्ज है, आप समर्थन करते हैं और मुसलमान को कहते हैं मौलाना का समर्थन करो। इस्लाम में शख्सियत परस्ती नहीं है,
बुत परस्ती नहीं है, इस्लाम में खुदा परस्ती है। हम निराकार हैं। हम अगर क्या बयान था उनका? उनका बयान था जिसको हमारा मजहब नहीं पसंद हो वो मुल्क छोड़ दे, फिर बयान निकाल लीजिएगा। ये गिरिराज सिंह बन रहे हैं, महमूद मदनी गिरिराज सिंह बन रहे हैं, टिकट देंगे, वीजा देंगे। ये तकरीर आपने की क्यों? भारत में इसकी इजाजत नहीं है। भारत सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, और भारत संविधान से चलता, संविधान से चलता, संविधान से चलता। उस संविधान को ब्राह्मण कम नुकसान पहुंचा रहा जितना ये मौलाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार नई नई बात, बार बार नई नई बात। अब जब इतना गर्दन फंस गया, सारे मुसलमान को तबाह बर्बाद कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से आया। तो बोर्ड पहले जवाब खुद क्यों नहीं देगा? अरबों खरबों रुपए भारत से और अरबों खरबों रुपए गल्फ कंट्री से चंदा करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस भारत में मुसलमानों के तालीमी तरक्की के लिए स्कूल कहां कहां खोला? पहले यह जवाब दे। इस रुक जाए, एक लाइन से बोलने दीजिए। इस मुसलमानों के स्वास्थ्य सेवा के लिए जब कोरोना काल में आप ही का चैनल था, ये मुझे याद है, आप थे नहीं लेकिन ये दोनों चैनल था। कोरोना काल में कानपुर में मुस्लिम को एडमिट करने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चिल्लाया था, हाफिज गुलाम सरवर चिल्लाया था, वीडियो वायरल भी हुआ था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास पैसा, हमारे पास रहने को घर नहीं है। बात बताइए, आपने बताया डेट क्या बताई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? 1973 में बनी। 73 में। और आप भी जागरूक लंबे समय से है। मैं 10 साल से हूँ, ठीक है, 8-10 साल से। इससे पहले आपको कोई कमी नहीं दिखी। आज उन्होंने जब मना कर दिया कि आप टेलीविजन पर नहीं जाएं, आपको सारी कमियां। आपने इंटरव्यू नहीं लिया मेरा लगता है। CA-NRC के वक्त भी मैंने इनको घेरा था, और जब UCC की बारी आती है तब भी मैं इनको घेरता हूं। और कोई ऐसा मौका नहीं, जब दीन बचाओ देश बचाओ रैली इन्होंने बिहार में किया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तो भारत में सबसे ज्यादा विरोध करने वाला और गैर इस्लामी थीम और नारा कहने वाला, दीन बचाओ, दीन बचाने के लिए हम नहीं आए भारत दुनिया में। अच्छा, आप किस उद्देश्य से जाते हैं? आप इतनी मैं बताऊं, कोई भी मुसलमान दीन बचा नहीं सकता। कुरान टेलीविजन पर बात चल रही है, अभी आ रहा हूँ। आप सीधे से सवाल का जवाब। सीधे सवाल कैसे होगा? पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले पैंट खोल के चेक करवाना पड़ेगा ना मुसलमान है। उन्होंने RSS की चड्डी है वहाँ। आप मुझे बताइए, उन्होंने अपना बयान दिया। हाँ, क्यों दिया? आप भी तो अपने उद्देश्य बताइए ना, जनता को रखिए सामने कि मैं इस उद्देश्य। मैं पहले जनता को पता ही नहीं कि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या, वो तो समझे मेरे पीर साहब उनकी दस्ता। सुनिए, तौकीर रजा खां जाते हैं। आप अपनी बात तो रखेंगे ना सर? अरे मैं आखिरी में रखूंगा, इतनी जल्दी? तौकीर रजा खां साहब आला हजरत के नस्ल के हैं, कलकत्ता जाते हैं, ग्रांड होटल में रुकते हैं, उनकी पगड़ी को लोग चूमता है। उन चूमने वालों से कह रहा हूं, अपने पीर को तो पहचान लो पहले। आप टीवी में जाने वालों को जूता मारो, लेकिन पहले पीर को तो पहचानो जो दगा दे रहा आपको। वो बुरा है तो मैं उससे थोड़ा कम, वो ये तो नहीं चलता। हक नहीं हासिल है कि वो हम पर कोई उंगली उठाए। पहले वो अपनी बुराई दूर करे, फिर हमसे बात। जनता तो उठा सकती है ना, आप पर पूछ सकती है जिसकी आप बात रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए आप क्या उद्देश्य होता है आपका? हमारा उद्देश्य पैसा कमाना, माल कमाना, शोहरत कमाना। अब सबर आ गया आपको? तो इस चीज से खुश पहले ये आप बात रख रहे हैं, इस चीज से खुश हो जाएंगे? आप सीरियस होकर बताइए ना। क्या सीरियस क्या हूँ? इतनी कहानी सुनाई तो अभी आप समझे नहीं। ये तो आप उन पर आरोप कर रहे हैं, वो आप पर आरोप कर रहे हैं। नहीं, इससे जनता का फायदा है क्या? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ आप पर्सनली मेरे पर क्यों ले रहे? टीवी पे मैं अकेला नहीं जाता हूँ ना, मैं चेहरा है। अरे बाप कह रहा है बाजार में खड़े होके, खबरदार कोई गोलगप्पे मत खाना, और उसका बेटा खा रहा, पहले बाप को ना बोलेंगे। सबकी तरफ से आप एक स्टेटमेंट आप बता दो कि उद्देश्य क्या? अच्छा, ये जो लोग जाते हैं, बोर्ड बोले कि उनके लोग क्यों जाते हैं। अच्छा, मैं अभी कल भी उनके लोग थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल उनकी बात आपने आपके आरोप लग गए। मैं देश के लोगों को कह रहा हूँ कि कल ये लेटर जारी हुए, अब 20 दिन हो गया। आरोप जनता के सामने आ गए। नहीं जा रहे हैं ना, आप जाने नहीं दे रहे हैं ना। आप तो लग रहा है आप पैसा देके भेज दिया आपको। अब सुनिए तो मेरी बात। कल के डिबेट में वारिस पठान और डॉक्टर अब्दुल मन्नान MIM के प्रवक्ता कल भी टीवी डिबेट में थे। यार पहले सवाल उनसे करो, तुम आ क्यों रहे हो? तुम्हारे बाप ने मना कर दिया तुमको, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मना किया। पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। क्यों? पार्टी की तरफ से सब रखते हैं। क्यों? तो हम तो अपने संगठन की तरफ जाते हैं। रखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ होता है आपके नीचे। लीजिए, लाइए फिर से दिखाता हूँ। मैं भी दिखा दूंगा। नहीं, अरे तो वो ये क्या? अरे गलती से लिख दे कोई अलग गलती क्या? उसको कटवाया हूँ, रिकॉर्ड है हमारे पास। कटवाए है ना? मैं तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कम से कम ये तो बता दीजिए। मैं दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूँ। मैं 341 की लड़ाई लड़ता हूँ। आप लोग चलाएंगे नहीं, क्योंकि स्वर्ण मुसलमान
मतलब ये ब्राह्मण मुसलमान, अशराफ मुसलमान, यहाँ भी आप, अरे आपको नहीं पता, जंतर मंतर पे भी आपने देखा होगा, तो कवर कर रहे हैं आप टीवी पर जाने वाले दूसरे मौलानाओं को कहीं धरना प्रदर्शन पर देखा क्या? इंसाफ से बताइए, दूसरे मौलानाओं की बात कर रहा हूँ जो टीवी पर दिखते हैं, सो कॉल्ड इस्लामी स्कॉलर और दुनिया जहान, उनको कभी धरना प्रदर्शन, किसी और लड़ाई झगड़े, थाना कचहरी मुसलमानों के मसले में कहीं देखा आपने? अपनी बात बताइए, आप पहले उनका बताइए। नहीं ना, लेकिन हाफिज गुलाम सरवर को भारत में जब इन 7-8 सालों में, 6 सालों में हमसे ज्यादा किसी ने जंतर मंतर से लेकर धरना, और दूसरी जगह 2 अप्रैल को दलितों पर गोली चली, लाठी चली, 2018, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट घेरा हूं और भारत के सभी चैनल ने उसको चलाया है। ठीक है, मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं टीवी पर गया और इनके पेट में दर्द हुआ। ये पसमानदा विरोधी है, ये अशरफुल अशराफ है, ये मुसलमानों में उन दबे कुचले मुसलमानों के अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, जमेला, झोजा, नट, बक्को, डफाली, मिर्सिकार, इन तमामों के दुश्मन है। ये एकता की बात करते एकता का इन्होंने किया, ये एकता किए। बम्बई अभी ज्ञानवापी का मामला हुआ, नुपुर शर्मा का मामला हुआ, ये मीटिंग कहां कर रहे हैं? लखनऊ में अलग, बरेली में अलग, देवबंद में अलग, यहां दिल्ली के वो कौन हॉल था भाई, ऐवान गालिब में अलग, और क्या कहते हैं अभी जयपुर में अलग, मुंबई में अलग। ये खुद मुत्तहिद पहले होकर हमको बता दें, और मैं चैलेंज करता हूं जिस दिन ये मुत्तहिद हो गए उस दिन हिंदुस्तान का सारे मुसलमानों का मसला ही हल हो जाएगा। मसला जो भी है वो न टीवी है न बीवी है, कुछ मसला नहीं, मसला इनका इंतशार और इनका इनफरादी एजेंडा। ये आदमी करोड़ों रुपए इन लोगों के पास है। मैं सरकार से विनती करता हूं, ईडी फीडी को, राहुल गांधी को बख्श दो, मगर इनको मत बख्शो, इनके यहाँ ईडी भेजो, इनके पे छापे पड़े। हाँ, अरबों खरबों इन्होंने ज़कात, खैरात और किन किन चीजों का पैसा जमा कर लिया है। गरीब मुसलमान, दलित मुसलमान को इन्होंने मैंने सड़क पर छोड़ दिया, बेचारा रेड़ी पटरी, जल्ली पल्ली, मिर्ची, धनिया, हल्दी। अभी तक तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.